तो बच्चों हम देख रहे हैं 9वीं का चौथा पार्ट जिसका नाम है आर्थिक विकास। उसमें से हमने पंचवार्षिक योजनाओं के बारे में अच्छे से जानकारी देख ली थी। आज के भाग में हम देखेंगे या इस भाग में हम देखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के काल में भारत में बैंकिंग व्यवसाय पर निजी क्षेत्र का एकाधिकार था। ये बैंक उद्योग समूह का प्रतिनिधित्व करते थे और इन बैंकों के निदेशक अपने उद्योगों का विकास और लाभ को बढ़ाने में कार्यरत रहते थे। इसकी रोकथाम करने के लिए सरकार ने वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और इसे भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित किया। देखो 1955 में क्या किया, इंपीरियल बैंक, इस इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम रख दिया भारतीय स्टेट बैंक। इस नाम में उसको परिवर्तित किया गया और इस बैंक के अल्पावधि में ही संपूर्ण देश में अपनी शाखाएं खोलकर सरकारी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू किया। और ये जो भारतीय स्टेट बैंक है उसकी पूरे भारत भर में शाखाएं खोलकर सरकारी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाना प्रारंभ किया। राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि देखिए। भारत ने स्वतंत्रोत्तर कालावधि में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। ये हमने शुरुआत में ही देखा था कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया है। योजनाओं को कार्यान्वित करते समय यदि घाटा हो जाता है तो उसे पूरा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक था। राष्ट्रीयकरण होने के बाद उन बैंकों को होने वाला लाभ सरकारी कोष में जमा होने वाला था। इसी के साथ लघु और मंझोले उद्योग भी संबंधित विकास नीति को कार्यान्वित करना भी आवश्यक था। लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न की कमी को दूर करने और अकाल पर मात करने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग प्रारंभ किया था। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी इन्होंने क्या किया था, जो अकाल वगैरह आते थे उस अकाल से निपटने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग शुरुआत किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी में समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन दल ने व्यापारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की और इस निर्णय को कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। मतलब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो है कांग्रेस पार्टी ने जो समाजवादी विचार वाले जो लोग थे उन्होंने कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन इस दल ने क्या किया, जो व्यापारी बैंक जो थी उन्होंने व्यापारी बैंकों को राष्ट्रीयकरण की मांग की, मतलब उनको सरकार में शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि जो बैंकों को होने वाला जो लाभ है वो लाभ किसके, सरकार के तिजोरी में, ये सरकार के पास जमा हो जाएगा और उन पैसे से सरकार क्या कर सकती है, अपने देश का विकास कर सकती है। आगे देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम। ये 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है हम देखेंगे। 1 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और विकसित राष्ट्र की दिशा में गतिमान प्रगति करने को प्रयासों का संकल्प किया। देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम में क्या हुआ, 1 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी और विकसित राष्ट्र की दिशा में क्या कहते हैं, अपनी गतिमान प्रगति करने के प्रयास का संकल्प कर दिया था। इस 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। एक, कृषि और शहरी क्षेत्र में अधिकतम भूमि धारण कानून, चकबंदी कानून। फिर संपत्ति का समान वितरण, खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन, जल संवर्धन योजनाओं में वृद्धि करना। मतलब क्या बोला गया इसमें, जिन कुछ लोगों को ज़्यादा खेती थी कुछ लोगों को कम थी, तो उन संपत्ति का समान वितरण करना और जो मजदूर थे उनको न्यूनतम वेतन निश्चित करना, ये उसमें मुख्य उद्देश्य था। फिर आगे श्रमिकों का उद्योग क्षेत्र में प्रतिभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और बेगार जो है उनसे मुक्ति कराना। फिर कर चोरी की प्रवृत्ति, आर्थिक अपराध और तस्करी की रोकथाम करना। फिर जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण, रासायनिक व्यवस्था में सुधार करना। पांचवा है हथकरघा क्षेत्र के विकास द्वारा उत्तम वस्त्र उद्योग का निर्माण, दुर्बल वर्गों की ऋण से मुक्ति, आवास निर्माण, दूरसंचार सुविधाएं, विद्यालय के लिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करना, ये सभी चीज़ें की। फिर आगे श्रमिक समस्या, श्रमिक मतलब जो मजदूर या काम करने वाले जो श्रमिक थे उनकी क्या क्या समस्याएं है। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 11 जुलाई 1851 को कावसजी डावर ने
शुरू की। कावसजी डावर इन्होंने मुंबई में पहली मिल, कपड़ा मिल शुरू की। कालांतर में दादर, परेल, भायखला, शिवड़ी, प्रभादेवी और वर्ली, इनमें कपड़ा मिलें जो है खुल गई। यह क्षेत्र गिरण गांव के रूप से भी पहचाना जाने लगा। 80 के दशक में श्रमिकों में असंतोष निर्माण हुआ और इसके लिए अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न हुई स्थिति कारण बनी। कुछ उद्योगों में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो गई थी, उन्हें बोनस की अवधि राशि में मिल रही थी। फिर मतलब धीरे धीरे इन श्रमिकों के लिए भी विविध प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने लगी, जैसे उनको उनके वेतन में वृद्धि कर दी थी, साथ ही साथ उनको बोनस मिलने लगा था। कपड़ा मिल श्रमिकों की तुलना में उन्हें अधिक सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। मतलब जो कपड़ा मिल जो श्रमिक थे, मजदूर थे, उनसे अधिक सुविधाएं जो बाकी क्षेत्र के लोग थे उनको मिलने लगे थे। वर्ष 1981 की दिवाली में श्रमिकों की अपेक्षा थी कि उन्हें 20% बोनस मिलेगा। उनको लग रहा था कि वर्ष जो 1981 की दिवाली है उसमें 20% उनको बोनस मिलेगा। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ कर रहा था और इस संघ ने श्रमिक वर्ग को विश्वास में न लेकर मालिकों के साथ बातचीत की और 8 से 17% पर बोनस को लेकर समझौता किया। बोनस में की गई यह कटौती असंतोष की चिंगारी सिद्ध हुई और कुछ श्रमिक डॉक्टर दत्ता सामंत से मिले। उन्होंने डॉक्टर सामंत से नेतृत्व स्वीकारने का निवेदन किया और 65 मिलों के श्रमिक इकट्ठा आए और दत्ता सामंत जो है इन्होंने हड़ताल का नेतृत्व करने लगे। 18 जनवरी 1982 को मुंबई में 2.5 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए थे और गिरण गांव की मशीनों की ठक रुक गई, मानो मुंबई का हृदय ही बंद हो गया। मतलब 18 जनवरी 1982 को ये बोनस कम मिलने की वजह से डॉक्टर दत्ता सामंत जो है इनकी नेतृत्व में हड़ताल किया गया और इस हड़ताल में लगभग 2.5 लाख मजदूर जो है शामिल हो गए थे और जिसकी वजह से ये जो मिल कारखाने जो है उनकी ठक रुक गई थी। मुख्यमंत्री अंतुले इन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए त्रिदलीय समिति का गठन किया। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे बैरिस्टर अंतुले, इन्होंने त्रिदलीय समिति का क्या किया था, गठन किया था और आगे चलकर बाबा साहेब भोसले मुख्यमंत्री बने। उनकी भूमिका थी कि कानूनी तौर पर सरकार केवल राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ ही बातचीत करेगी और डॉक्टर दत्ता सामंत ने यह कानून रद्द करने की क्या की, मांग की। हड़ताल के प्रारंभिक समय में, शुरुआत के समय में जो है मजदूरों को उनके गांव से सहायता मिलती लगी। शुरुआत में जो है मजदूरों को गांव से कुछ सहायता मिलने लगी थी, लेकिन प्रारंभ में एक दूसरे को सहयोग देना मजदूरों को कठिन प्रतीत नहीं हुआ। विभागों के अनुसार समितियां बनाकर उन्होंने अनाज और सहायता राशि का वितरण किया। वाम दलों ने हड़ताल को समर्थन दिया था, लेकिन वह जैसे जैसे हड़ताल खींची जाने लगी वैसे ही मजदूरों में फूट पैदा करने के प्रयास शुरू हो गए। हड़ताल जो है 6 महीने पूर्ण हुए थे। देखिए मतलब ये कम से कम 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख मजदूर जो है हड़ताल में बैठे थे और इस हड़ताल को 6 महीने हो गए थे। उसी में क्या हो गया था, उन मजदूरों में ही एक दूसरे में आपस में फूट होने लगी, क्योंकि कुछ लोगों को खाने के लिए नहीं होगा, क्या कुछ उनकी प्रॉब्लम्स होगी। फिर आगे केंद्र सरकार ने हड़ताल को पूरी तरह उपेक्षित किया। मतलब केंद्र सरकार ने क्या किया, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मजदूरों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया और सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए मजदूरों ने क्या किया, जेल भरो आंदोलन को शुरुआत किया। सितंबर 1982 में 1.5 लाख मजदूरों का जुलूस महाराष्ट्र विधानसभा पर गया, परंतु विफलता हाथ लगी। 1982 में 1.5 लाख मजदूर जो है महाराष्ट्र विधानसभा पर चला गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। यह पहली हड़ताल थी जो इतने प्रदीर्घ समय तक चली और यह पहली ऐसी हड़ताल थी कि इतने समय तक, ज़्यादा समय तक चली थी। हड़ताल की कालावधि में लगभग 1.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। ये और इस हड़ताल के कालावधि में कितने लोग, जो लोग बैठे हुए थे वो सभी लोग क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। उनको किसी भी तरह का काम नहीं था। कपड़े की तुलना में पॉलिएस्टर को महत्व प्राप्त हुआ और इसमें क्या हो गया, कारखाने बंद होने की वजह से पॉलिएस्टर को धीरे धीरे महत्व प्राप्त हुआ
और इसका परिणाम हुआ पहले से ही मिल की कपड़ा बिक्री पर प्रतिकूल परिणाम हुआ था। कपड़ा मिलें मुंबई से सूरत और गुजरात में स्थलांतरित हो गई। केंद्र सरकार ने 13 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया और इस समस्या को हल करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। नई आर्थिक नीति देखिए, तो नई आर्थिक नीति क्या थी? आधुनिक भारत के इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण वर्ष रहा। 10वें लोकसभा चुनाव के पश्चात केंद्र में पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने थे। पीवी नरसिंह राव ये जो है प्रधानमंत्री थे और उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहायता से भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए नई आर्थिक नीति को स्वीकार किया और इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किया गया। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो क्या थे? वित्त मंत्री थे और उस वित्त मंत्री की सहायता से एक अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए नई आर्थिक नीति का क्या किया? उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रवाह में लाने के लिए, दुनिया के प्रवाह में लाने के लिए उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी विकट थी। पीवी नरसिंह राव ने नरसिंह राव के पहले जो चंद्रशेखर की सरकार थी, इस सरकार के कार्यकाल में मुद्रास्फीति की दर 17% थी। आर्थिक वृद्धि दर 1.1% से घट गई थी और भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम रह गया था कि आयात एक सप्ताह तक किया जा सकता है। एक सप्ताह के लिए ही बस विदेश से आयात किया जा सकता है। विदेशी ऋण का भुगतान करना और उसका ब्याज देना भी असंभव हो गया था। मई 1991 में चंद्रशेखर सरकार के शासनकाल में सरकार ने कुछ सोना बेचकर और कुछ गिरवी रखकर स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। चंद्रशेखर से पूर्व विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनकी सरकार ने भी किसानों का सरासरी तौर पर ऋण माफ कर दिया और 10,000 करोड़ रुपयों से अधिक का भार अर्थव्यवस्था पर लाद दिया था। अभी केंद्र और राज्य सरकार से एकत्रित अंतर्गत ऋण का सकल राष्ट्रीय आय में अनुपात लगभग 55% हो गया था। वर्ष 1980 से लेकर 81 में विदेशी ऋण 2,350 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ गया था। मतलब इतना सारा जो है कर्जा या सरकार पर हो गया था। अब यह ऋण 1990 से लेकर 91 में 8,380 करोड़ डॉलर तक बढ़ गया और इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 100 करोड़ डॉलर्स था और सिर्फ 100 करोड़ डॉलर्स भारत का जो है विदेशी मुद्रा भंडार था और ब्याज या ऋण कितना था? 8,380 करोड़ डॉलर। इस स्थिति के लिए इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किए जाने से तेल के बढ़ते दाम भी कारण था। मतलब तेल का बढ़ने वाला दाम भी इसका एक वजह थी। भारत के लिए विदेशी ऋण खड़ा करना कठिन हो गया था। अनिवासी भारतीयों ने विदेशी मुद्रा में किया हुआ अपना निवेश निकाल लेना प्रारंभ किया। अभी जो अनिवासी भारतीय मतलब जो दूसरे देशों में विदेश में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी अपना जो निवेश जो है वो क्या निकालना शुरू किया। अभी इस सभी परिस्थिति के ऊपर उपाय योजना करना बहुत ज़्यादा जरूरी था और इस स्थिति से उबरने के लिए पीवी नरसिंह राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उनको क्या किया? वित्त मंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने त्रुटि सुधार उपाय योजना करेक्टिव मेजर्स बनाई जिनमें स्थितियों में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। उन्होंने विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। उद्योग क्षेत्र में प्रचलित अनुज्ञप्ति प्रणाली मतलब लाइसेंस सिस्टम 18 उद्योगों तक सीमित रखी। सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रों में लाभ घटता जा रहा था और श्रमिकों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही थी। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र फिर निजी उद्योग क्षेत्रों के लिए खोल दिए। शेयर बाजार पर नियंत्रण लाने के लिए वर्ष 1992 में सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका गठन किया। कब? 1992 में सेबी का गठन किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संगणकीयकरण किया गया और मंदी के संकट को दूर करने के लिए
विविध प्रकार के वरीयता दी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपने प्रथम वित्त मंत्री पद के कार्यकाल में भारत के विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उनकी शुरुआत के पहले वित्त मंत्री पद के ही क्या किया, भारत ने विदेशी निवेश में वृद्धि हो गई और बैंक ऑफ इंडिया में गिरवी रखा अपना स्वर्ण भारत अपने देश में वापस ले आए। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उन्होंने क्या किया, जो भारत ने जो है इससे पहले अपना जो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा किया था, उस वहाँ से क्या किए, उन्होंने छुड़ाकर वापस लेके आए। सरकार को देश के पूंजीपति वर्ग और मध्य वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र मुक्त कर दिया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में मोबाइल फोन की सेवाएं प्रारंभ हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध करार पर हस्ताक्षर कर निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को प्रारंभ किया। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्होंने क्या किया, विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध पर या करार पर साइन किए और जो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को शुरुआत की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन WTO, भारत ने वर्ष 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्यत्व स्वीकार किया। इस संगठन का उद्देश्य निम्नानुसार था। देखो, ये जो संगठन थी वो दुनिया भर में चल रही थी, उस संगठन का स्वीकार किया था सदस्यत्व, और उस संगठन के क्या उद्देश्य थे वो हम देखेंगे। अलग अलग देशों के बीच चलने वाले व्यापार को मुक्त बंधन रहित बनाना। जो अलग अलग देशों में जो व्यापार चल रहे थे उनको मुक्त करना या उनके ऊपर किसी भी तरह का बंधन नहीं रखना। अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार में बाधा बनने वाले और भेदभाव उत्पन्न करने वाले कानूनों, नियम, बंधनों और नीतियों को समाप्त करना। वैश्विक व्यापार का विधिवत बहुपक्षीय व्यवस्था द्वारा नियमन करना। फिर WTO के अस्तित्व में आने से पूर्व गैट अस्तित्व में था, अर्थित जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड नाम का यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा था। यह संगठन व्यापार का नियमन करता था। भारत में जो है WTO को लेकर अति परस्पर विरोधी विचारधाराएं थी। इतना होने पर भी WTO के सदस्यत्व को स्वीकारने का निर्णय किया गया। देखिए, WTO को स्वीकारते समय या उसको लेकर विरोधियों में विविध प्रकार की विचारधाराएं थी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी भारत ने WTO का सदस्यत्व स्वीकार किया और विश्व व्यापार संगठन के नियमन, प्रावधान, अनुदान, आयात निर्यात, विदेशी निवेश हेतु संरक्षित क्षेत्र, कृषि, तकनीकी, विज्ञान और सेवाओं से संबंधित है। देखो, भारत के सदस्य बनने के बाद से बिजली, जल, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का बड़ा शीघ्रता से व्यापारीकरण हुआ। विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न प्रतिवेदनों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे वाले जनसंख्या में कमी लाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, पेयजल, धोवन जल से संबंधित सुविधाओं के उपलब्धता जैसे क्षेत्रों में भारत ने सुधार किए हैं। मतलब ये WTO का स्वीकार करने के बाद बहुत सारी चीज़ों का व्यापारीकरण भी हुआ और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लोगों में क्या हो गई, सुधारना भी होती गई। जो दरिद्र या फिर गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग जो थे उन जनसंख्या में कमी होती गई। साथ ही साथ विविध प्रकार की सुविधाओं का क्या हो गया, लाभ होता गया। विश्व व्यापार संगठन के साथ चलते हुए भारत ने कालांतर में दक्षिण एशियाई व्यापार प्रधानता अनुबंध यानी साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और भारत ने सार्क देशों के लिए विविध वस्तुओं के आयात पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। जो सार्क देश थे उन देशों पर लाने वाले जो आयात पर विविध प्रकार के जो प्रतिबंध थे उन प्रतिबंधों को हटा दिया। आयात शुल्क में छूट दी और भारत के बीमा क्षेत्र निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिए गए। इस तरह से हमने स्वतंत्रोत्तर भारत की आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया। देखिए, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था से लेकर वैश्वीकरण तक की हमने यात्रा की। हमने पाठ में हम भारत द्वारा अन्य क्षेत्रों में की गई प्रगति का भी अध्ययन करेंगे। देखो, आगे के जो पाठ आने वाले हैं उसमें भारत द्वारा की गई अन्य जो विविध प्रकार के क्षेत्र जो है उसमें किस तरह से प्रगति की उसके बारे में देखिए। हमने इस पाठ में क्या देखा
शुरुआत में देखा कि हमने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया, मिश्र अर्थव्यवस्था का स्वीकार, उसके क्या लाभ थे क्या हानि थी वो सब हमने देखा, उसमें वो किस तरह से थी वो देखा। उसके बाद पंचवार्षिक योजनाओं के बारे में हमने जानकारी देखी। सभी पंचवार्षिक योजना के बारे में जानकारी देखने के बाद हमने देखा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है उसको वैश्वीकरण किस तरह से होता गया उसके बारे में हम जानकारी देखें। तो हमारा यह पार्ट यहीं पे खत्म होता है।